नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं आपके आगे फिर से हाजिर हूँ अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि आपका बेसिक प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या हॉस्पिटल विज़िट के लिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब बात है कि आप अपनी दवाइयों का ट्रैक रखिए। दवाइयों का ट्रैक कैसे? एक चार्ट बनाइए। उस चार्ट के ऊपर आप जो है वो कौन सी दवाई कब ली वो लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको वो चार्ट दिखाती हूँ। दैट इज़ मेडिसिन रिकॉर्ड। ठीक है, ये आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है सीरियल नंबर है, इसमें नेम ऑफ द ड्रग, ये किस पर्पज़ के लिए है, कब शुरू करी, किस डॉक्टर ने शुरू करी, कितने समय से आप ले रहे हैं, उसका रंग और उसकी शेप कैसी है, और कितनी बार आप लेते हैं, और इसके साथ कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको बताई गई हैं, वो सब आप लिखिए एक डायरी में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जी, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी इससे। अब बात आती है कि आप डॉक्टर से क्या बात करें। आप कहोगे इतना कुछ तो बता दिए, नहीं, कुछ बातें रह भी गई हैं। बी ऑनेस्ट, सच बोलिए। देखिए, हम ये तो चाहते हैं कि आप अच्छे हो जाएं, इम्प्रूव कर जाएं, परंतु हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल आएँ या हमसे मिलने के लिए आएँ, हेल्थ केयर टीम, डॉक्टर या नर्सेज से किसी से मिले, तो आप सच बताएं ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। चाहे वो आपका अच्छा पॉइंट है या बुरा पॉइंट है, दोनों बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, प्राणायाम शुरू कर दिया है और आपको इम्प्रूवमेंट हो गई है। बुरी चीज़ कौन सी? मान लो आप स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, या आपने स्मोकिंग छोड़ दी है, आप शराब ले रहे हैं, अभी शुरू करिए या पहले शुरू किए। सच बोलिए ताकि आपको हेल्प की जा सके। हो सकता है आप शराब छोड़ने का या स्मोकिंग छोड़ने का ट्रीटमेंट करवा रहे हो और आपको बिल्कुल नहीं लेनी थी, परंतु आप हफ्ते में 2 बार ले रहे हैं। बताएंगे तो आपकी डोजेस को अल्टर किया जा सकेगा, आपको सहायता की जा सकेगी। या आप मान लो ऐसा है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या आप जंक फूड खा रहे हैं, या आप डायबिटिक है तो मीठा भी ले रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्वीटनर्स डाल के ले रहे हैं पिल्स के तौर पर, वो सब बताइए। या आपकी नींद कैसे आ रही है, अगर आप सही बताएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो कि आप दिन में काम कर रहे हैं और देर रात तक काम कर रहे हैं और देर से सो रहे हैं, वो सब बात बताइए। जैसा कि मैंने को बताया कि डिसाइड करिए कौन सा इम्पोर्टेंट कौन सी बात आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पहले डिसाइड कर लीजिए। और जो बात आप इम्पोर्टेंट करना चाह रहे हैं उसी पर टिके रहिए, उसको ठीक से बताइए। और इम्पॉर्टेंट बात कि हर डॉक्टर से सभी प्रश्नों के उत्तर की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस डॉक्टर को सारे आंसर्स नहीं आते। और अगर कोई डॉक्टर आपसे हर बात सिर्फ ये कह के टाल रहा है कि ये तो उम्र की बात है तो फिर आपको डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बदलने की ज़रूरत है। अब बातें हैं कि आप कोई टेस्ट आपको बोले गए हैं तो आप पूछ लीजिए ये टेस्ट किस चीज़ के हैं, इसके साथ मुझे क्या करना होगा, क्या पेमेंट होगी, मुझे कैसे तैयारी करनी है। मान लो आपका पेट का अल्ट्रासाउंड होना है तो आपको खाली पेट आना है, ठीक है। अगर मान लो आपको गायनोकोलॉजिकल पैल्विक का अल्ट्रासाउंड होना है तो आपको यूरिन होल्ड करके रखना है। मान लो आपको अल्ट्रासाउंड केयू भी होना है तो आपको कुछ दवाइयाँ खा के आनी है। तो ये, या आपका कुछ दूसरा टेस्ट है तो उसके साथ हो सकता है आपको बालों को रिमूव करा के आना पड़े, अगर आप पुरुष हैं और आपको छाती का कोई टेस्ट होना है तो ये सब बातें पूछ लीजिए ताकि एंड टाइम पे आपको हड़बड़ाहट ना हो। फिर अगर आप प्राइवेट से करा रहे तो पूछ सकते हैं कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इस टेस्ट की पेमेंट करेगी क्या, इस टेस्ट से या इस दवाई से रिलेटेड क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मुझे समझने चाहिए। तो ये सब आप साथ साथ पता कर लीजिए।
और ये भी आप पूछ लीजिए कि मुझे रिपोर्ट्स कब मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, क्या मुझे इसकी कॉपी कब मिल पाएगी। ये सब बातें आप उसी वक्त पूछ लीजिए। या तो हेल्थ केयर टीम से पूछिए, यानी कि नर्सेज से या डॉक्टर से, दोनों में से किसी से भी आप पूछ लीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब आपका कोई डायग्नोसिस हुआ है तो आपका ये फ़र्ज़ भी है और आपका हक भी है कि आप ये पूछें कि मुझे ये किस वजह से हुआ, जो मेरी प्रॉब्लम है क्या वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। अगर परमानेंट है तो मुझे रिहेबिलिटेशन कहाँ से मिल पाएगा, क्या मेरी जो कंडीशन होगी क्या वो मैनेजेबल है, ट्रीट हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्या इस पैथी में जिस पैथी में आप हैं उसमें उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, क्या उससे रिलेटेड कोई ग्रुप है जो आपकी हेल्प कर सके। जो इफ़ेक्ट आपके ऊपर आने वाले, फॉर एग्जांपल सर्जरी हो रही है आपकी, तो क्या उसको सर्जरी के बाद कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है उस, या आपका अगर मान लो कि ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है तो क्या उसके इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं, क्या उसके लिए आपके पास कुछ रिप्लेसमेंट थेरेपी अवेलेबल है क्या। और कॉस्मेटिक सर्जरी मान लो आपकी होती है तो वो आपको कितना हेल्प करेगी। ये प्रश्न आप साथ के साथ पूछिए। फिर आप ये भी पूछिए कि आपके पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं और जो आपको ट्रीटमेंट मिला उसका रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अपने आप से खुद पूछिए कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और मेरे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा। ये डिसीजन आप खुद लीजिए, किसी दूसरे पर ना छोड़िए। फिर बात आता है कि आप अपने मेडिकेशंस के बारे में भी पूछ लीजिए कि मेडिसिन का एक्चुअल इफ़ेक्ट कितने समय में आना शुरू हो जाएगा। जैसे नींद की गोली का इफ़ेक्ट तो आपको 15 मिनट से 1 घंटे में आता है, उल्टी का इफ़ेक्ट 15 मिनट में, उल्टी की गोली का इफ़ेक्ट आपको 15 मिनट में आ जाता है, परंतु साइकेट्रिक मेडिसिन का इफ़ेक्ट आपको 3 हफ्ते से आना शुरू होता है। तो आपको ये अगर पता हो कि आपका बेस्ट इफ़ेक्ट कब से आना शुरू होगा तो आपको आसानी होगी, आप डीमोरलाइज नहीं होंगे। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि इन दवाइयों का कितने लंबे समय तक असर रहता है, इनसे कोई एडिक्शन तो नहीं होगा मुझे, ये भी पूछिए आप। मान लो आप इंसुलिन पर हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या पेन की ज़रूरत है, इंसुलिन पेन की, या कार्ट्रिज आपको वाइल के रूप में मिलेगी जो फिल होगी पेन के अंदर, या आपको सिरिंज से लेना है। ये भी पूछिए आप। ये भी पूछिए कि आप पता करके रखिए कि ये दवाइयाँ मेडिसिन के बाद लेनी है, मेडिसिन से पहले लेनी है, ठीक है ना, और कितनी बार लेनी है। और अगर मान लो मैं डोज मिस कर जाऊं तो मुझे क्या करना है, और अगर इन दवाइयों के साथ क्या चीज़ें नहीं लेनी है, मान लो शराब है, स्मोकिंग है, या कोई और खाना है जो आपको मना है, तो वो सब आप पूछ लीजिए, उसके पॉइंटर्स बना लीजिए। आप ये भी पूछिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे ये और मेरी प्रॉब्लम वर्स ना हो, मैं इम्प्रूव कर जाऊं। मेरी कौन सी हैबिट्स हैं या मेरी सब फैमिली ऐसे कौन सी चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करे कि मैं जल्दी इम्प्रूव कर जाऊं, ठीक है। कोई ऐसे हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज़ या सपोर्ट ग्रुप्स या कम्युनिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कुछ फंड्स अरेंज करती है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स के लिए। आप अगर मान लो कोई ड्रेसिंग होनी है आपको तो ये पूछे कि ड्रेसिंग कहाँ से हो सकती है, कितनी बार कराने की ज़रूरत है। मान लो आपकी इंटेस्टाइन में बैग डाला है बाहर, तो उसके लिए बैग बाहर की तरफ लगा होता है, तो इंटेस्टाइन की जो गंदगी है वो बैग में इकट्ठी होती है, कैंसर पेशेंट्स को होता है, तो उसकी ड्रेसिंग कहाँ से मिलेगी। ये सब बातें आप पता करके रखिए और सबके सब डायरी में रखिए, लिखिए, ताकि आपको आसानी हो। मान लो आप कोई चीज़ ना भी रिकॉल कर पाए तो आपकी डायरी से पता किया जा सके। और सबसे आखिर में जो बहुत ज़रूरी है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की आप 3 कॉपियाँ बना कर रखें, इनको प्रॉपर्टी की तरह डील करें।
जो फ्रेश ओरिजिनल पेपर है वो हॉस्पिटल लेके जाएं, बाकी सब फोटोस्टेट के साथ हैं। और उनकी जो फोटोस्टेट है उनको अलग अलग 2 जगह पे रखें, ताकि अगर कोई सेट गुम जाए तो दूसरा अवेलेबल है, वो भी गुम जाए तो तीसरा अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपके घर में किसी को जेनेटिकल प्रॉब्लम थी या कोई और बीमारियां थी तो उसके पेपर उनकी मृत्यु के बाद बिल्कुल मत फेंकिए, संभाल के रखिए, क्योंकि जेनेटिक अपलोडिंग का पता करने के लिए वो पेपर आपकी सहायता कर सकते हैं। और हो सकता है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी ज़रूरत पड़े उन पेपर्स की। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार साबित होगी और आप इसका बेस्ट यूज़ करेंगे। थैंक यू। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा, मैं देख के आपको जवाब दूँगी। थैंक यू। खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।